हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक मास्टर वीडियो के द्वारा वर्ण विचार चैप्टर का टोटल टॉपिक्स क्लियर करेंगे। उसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग एवं हलंत के बारे में, यानी कि संपूर्ण वर्ण विचार चैप्टर आपका जो है उसमें टॉपिक्स है सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं और पूरे हलन तक चैप्टर को खत्म करेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, दीर्घई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा पूरा उदाहरण के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का जो भी हो वो आपको सबसे पहले मिले और हिंदी में आप सबसे अव्वल हो। ठीक ना। तो आपको हम एक बता देते हैं कि अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं या 10th की तैयारी कर रहे हैं या दोनों आप पास कर चुके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। उदाहरण है, राम और गया में चार चार मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ। ये क्या बना? राम बना। ओके, राम और गया, है ना। तो फिर गया में क्या बनेगा? ग जोर अ जोर य जोर आ, तो क्या हो जाएगा? गया। ये चार चार मूल ध्वनियां हैं इसमें, तब जाके क्या बना है? राम और गया। इस जो सभी मूल ध्वनियों को खंड टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं और हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। तो लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में कुल 52 वर्ण है। वर्णों की संख्या आप ध्यान रखिएगा। अब वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। पहले हम लोग देखिए वर्ण क्या होता है, अब वर्णमाला को देखते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है और वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। अब कहिएगा सर 10 स्वर, अभी तक तो हम जीवन भर 11 स्वर पढ़े हैं, है ना। उसका भी वजह बताएंगे कि 10 स्वर किस आधार पर होता है और 11 स्वर किस आधार पर होता है। अगर आप जूनियर लेवल के स्टूडेंट 10th तक पढ़े होंगे तो वहाँ तक आपको स्वर वर्णों की संख्या 11 ही बताया गया होगा, एक ही आधार पर। लेकिन आगे क्या क्या है पूरी वीडियो देखिए, आप जरूर समझिएगा, कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और इसमें 13 स्वर होते हैं। एक जगह 10 स्वर बता रहे हैं, एक जगह 13 स्वर बता रहे हैं। आपका तो कहीं आ ही नहीं रहा, आप जानते हैं 11 स्वर। देखते जाइए, लेकिन वीडियो को अंत देखिएगा। 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए ध्वनि निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये हो गया विस्तार रूप से आपका परिभाषा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सिंपल रूप में जानते हैं आप साधारणतः परिभाषा कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसमें बोलने समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, और व्यंजन वर्ण में वैसा वर्ण जो बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेता है। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पंचमा अक्षर अर्थात वर्णमाला में पंचमा अक्षर का मतलब हो गया लास्ट, क ख ग घ का लास्ट, च छ ज झ का लास्ट, वो हुआ पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे कि अंग, य, न आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमा अक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब हिंदी में अनुस्वार का प्रचलन बढ़ गया है। बहुत जगह आप देखिएगा, जैसे गंगा लिखाएगा वहाँ पर ये अंग का प्रयोग होना चाहिए, फिर भी वहाँ आदमी ऐसे लिख देता है गंगा, है ना। तो इस तरह से आपको ज़्यादातर इसी तरह बुक में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन शुद्ध जो होगा वहाँ पर अंग का प्रयोग होना चाहिए।
व्याकरण में दो भागों में विभक्त किया गया है, एक स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए एक नज़र पहले डाल लेते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं। तो स्वर वर्ण जो होते हैं वो आपके सामने हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इतना कितना हो गया? 3, 2, 5, 5, 10 स्वर। हम पहले भी बताए हैं 10 स्वर होते हैं। 11 स्वर कैसे होते हैं, इस बात को देखने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिए, जरूर बताएंगे। यहाँ से वो आपको जानकारी मिल जाएगी। स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। स्वर की परिभाषा पहले हम जानते हैं कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं और परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होते हैं, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्ण मिलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन होते हैं देखिए, अब आ जाएगा पूरी तरह से समझ में। उच्चारण के आधार पर स्वर जो है आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। आदि यहाँ पर नहीं होगा, गलत लिखाया है। तो ये हो गया उच्चारण के आधार पर कितने हो गए? 3, 2, 5 और 5, 10 वर्ण, 10 स्वर हो गए उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं। एक अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग अ और री, ये हो जाते हैं 13। अब देखते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के दो भेद होते हैं, पहला मूल स्वर होता है और दूसरा संयुक्त स्वर होता है। एक एक चीज को जानेंगे, पूरी वीडियो पर जरूर देखिएगा। मूल स्वर में होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए और ओ, यानी कि 3, 3, 6 और 2, 8 जो होता है वो मूल स्वर होता है। और संयुक्त स्वर में 2 होता है, एक ए और एक औ। ये औ जो बनता है अ प्लस अ जोड़ ओ से औ बनता है, और ऐ जो बनता है वो अ जोड़ ए से ऐ बनता है, तो इसे ही संयुक्त स्वर कहते हैं। मूल स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। और फिर मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, एक होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखते हैं हर्ष स्वर की। तो हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, और ये 4 होते हैं। ये 4 कौन होते हैं? अ, हर्षई, हर्षऊ, री। री की मात्रा री के रूप में लगाई जाती है इस रूप में, तथा उच्चारण री की तरह होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये जो हो गए 4, जैसे कि अ आपको लेना है, फिर आ को छोड़ देना है। आ जो होगा आपका दीर्घ स्वर होगा, है ना, इसमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो सिंपल याद रखना है, एक अ लेना है, आ छोड़ना है, हर्षई लेना है, दीर्घई छोड़ना है, हर्षऊ लेना है, दीर्घऊ छोड़ना है, फिर री को लेना है। तो इस तरह से आपको 4 जो है वो हर्ष स्वर हैं। और दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ठीक। हर्ष स्वर 4 होते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको यहाँ से क्वेश्चन नोट्स कीजिए, इसका पीडीएफ भी आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ भी उपलब्ध रहता है। तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर के 7 होते हैं दीर्घ स्वर। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जितना भी बचेगा वो सभी क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 2 शब्दों से योग से बनते हैं, जैसे कि आ जो बनता है वो अ प्लस अ से आ बनता है, दीर्घई बनता है हर्षई प्लस हर्षई से, दीर्घऊ बनता है हर्षऊ प्लस हर्षऊ से, ए बनता है अ प्लस हर्षई से, और ऐ बनता है अ प्लस ए से। वहीं ओ बनता है अ प्लस उ से, और औ बनता है अ प्लस ओ से। अब देखते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर के अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में जो है वो 3 गुना समय लगता है। इसका चिन्ह इस तरह से
इसका चिन्ह प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे कि सुनो राम ओम। इसमें इस तरह का चिन्ह यानी कि प्लुत स्वर का चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि त्रिमात्रिक स्वर किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देगा अनुनासिक, प्लुत स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। तो आपको सही आंसर जो होगा वो प्लुत स्वर ही होगा। वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा लेकिन जानकारी सही मिलेगी, पूरी तरह से जरूर देखिएगा। स्वर वर्ण खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग। एक बार हम इससे परिचय करवाते हैं, फिर व्यंजन की परिभाषा बताएंगे, उसके उदाहरण बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। इसके बाद च, छ, ज, झ, य, यानी कि एक सीधा सीधी जान लीजिए कि व्यंजन जो होता है वो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। उसके बाद पवर्ग के बाद आपको य, र, ल, व ले लेता है, और तालव्य से मूर्धन्य से दंत ह, तीनों स ले लेता है, साथ में ह को ले लेता है। ये सभी व्यंजन वर्ण होते हैं और इसकी संख्या कुल 33 होता है। देखिए व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण भी नहीं हो सकता है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले बिना ही नहीं किया जा सकता व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर क से लेकर ह तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिससे पहले बताए हैं पिक्चर में, वो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। ठीक ना, इस दोनों को भी याद रखिएगा। व्यंजनों की संख्या 33, कुल व्यंजनों की संख्या 35। 2 उच्छिप्त व्यंजन एवं 2 अयोगवाह होते हैं जिन्हें व्यंजन के अंतर्गत ही रखा गया है, इसलिए 35 हो जाता है। अब बात करते हैं हम व्यंजनों के भेद के बारे में। व्यंजनों के भेद 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन। एक एक का परिभाषा, साथ में इसका शब्दार्थ भी देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि क वर्ग क से अंग तक, च वर्ग च से य तक, ट वर्ग ट से न तक, त वर्ग एवं प वर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों वर्ग मिलाकर एक वर्ग में 5 वर्ण, इस तरह से 5 से 25 वर्ण होते हैं। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा जानते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो 25 तो आपको यहीं कट गए, टोटल व्यंजन कितने होते हैं 35। ठीक ना। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में ध्यान रखना है 4 ही है, य, र, ल, व। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि र कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो वहाँ पर बच्चे के कन्फ्यूजन होते हैं, तो एक ध्यान से जान लीजिए कि 5 से 25 उसको छठ देना है, क से लेकर प तक। वो सभी स्पर्श व्यंजन हो गए, उनके बाद ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम वीडियो को छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे या फिर स्पीड में बोलना पड़ेगा। इसके लिए हम और ज़्यादा स्पीड नहीं बोलकर आपका दिमाग खराब करना चाहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होता है, इनकी संख्या भी 4 होती है। इसमें सबको स ले लेना है, तालव्य से मूर्धन्य स ले लेना है, उसके साथ आते को भैया उसका मिला देना ह, है ना। तालव्य से मूर्धन्य स दंत स ह, ये 4 को मिलाकर ऊष्म व्यंजन हो गया। यानी कि 25 हो गए कितना स्पर्श व्यंजन, और 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन एवं 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। कुल मिलाकर कितने हो गए 33, और इधर 2 बचा हुआ उच्छिप्त व्यंजन, यह 2 होते हैं। टोटल में हो गया कितना 35। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ढ और अंग, ढ और र। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, जैसे क, हलंत, स। ये तीनों को जो है ना आपको एकदम से याद कर ही लेना है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में पूछता है और कंपटीशन एग्जाम में खास करके पूछता है। ऑब्जेक्टिव जब दे देगा तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब, ठीक ना। त्र में त जो र दे देगा, उसी तरह त्र और भी सारा ऑप्शन दे देगा, है ना। तो वहाँ पर आप दिमाग हो जाएगा खराब। कैसे कैसे देगा, ऐसे दे देगा त्र जो र हलंत त्र, है ना। इस तरह से बहुत सारा दे देगा। अक्ष में दे देगा छ, है ना, प्लस क,
आगे में क प्लस छ। तो इस तरह को इसको ध्यान से एकदम से सेट कर लीजिए दिमाग में। ये तीन को कोई ना कोई हिंदी जो है जहाँ जहाँ होता है एग्जाम में पूछता ही है। अब बात कर लेते हैं अघोष एवं सघोष वर्ण क्या होता है। अघोष वर्ण में देख लीजिए जैसे कि पहला वर्ण जो होता है और दूसरा वर्ण जो होता है, यानी कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये होता है अघोष वर्ण, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होते हैं सघोष वर्ण। तो क ख च छ ट ठ त थ उसके बाद प फ ये सभी हो गए अघोष वर्ण। वहीं सघोष वर्ण में हो जाते हैं ग घ अंग ज झ ज। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपको सुविधा होगा देखने में। चलिए ड ढ न द ध न ब भ म ये सभी सघोष हो गए। उसके साथ साथ अघोष में एक तीन होते हैं, ये तीनों स, और इसमें हो जाते हैं य र ल व और ह। चलिए आगे देखते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक अघोष व्यंजन होते हैं, एक सघोष व्यंजन होते हैं। किसके आधार पर? तो कंपन के आधार पर होते हैं। अघोष व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जैसे कि क ख च छ अभी बता ही दिए हैं, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण कवर्ग चवर्ग टवर्ग का। उसके साथ साथ आपको तीनों स को याद रखना है, ये सभी अघोष व्यंजन हो गए। इसके बाद है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में होता है, इनकी संख्या 13 होती है, इनकी संख्या 13, इनकी संख्या 31। उल्टा देना है, 3 आगे और 1 पीछे, 1 आगे, अ बला में 1 आगे और स बला में 3 आगे, है ना। इस तरह से याद आप रख सकते हो। याद रखने का आप किसी भी तरह रख सकते हैं, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा सभी वर्णों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या 33 होती है, और इसमें सभी स्वर अ से लेकर ओ तक के होते हैं, और व्यंजन में अ से लेकर ओ तक के जो भी होते हैं वो सघोष व्यंजन में होते हैं, और उसके साथ साथ व्यंजन में हो जाते हैं तीनों वर्ण, 3 वर्ण पीछे का 3 वर्ण, ठीक ना। और लास्ट में य र ल व के साथ ह को ले लेता है ये सघोष वर्ण। ठीक, देखते हैं हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, इनका एग्जाम्पल उदाहरण के साथ साथ देखिए। अल्प प्राण में क्या होता है कि पहला वर्ण और तीसरा वर्ण जो पीला वाला है, पहला वर्ण तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये होते हैं अल्प प्राण। पीला वाला ये सब पीला, ये सब अल्प प्राण। और महाप्राण में होते हैं दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तो पूरी तरह से देखिए, कवर्ग से लेकर पहला पफ व तक क्लियर कर लेते हैं पवर्ग तक। तो इसमें हो गया 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से 5 5 10 5 15, 15 को हो गया किधर से अल्प प्राण, 15 को हो गया सिर्फ पहला दूसरा तीसरा और पांचवा क से लेकर प तक में। उसके बाद 4 को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, य र ल व ये सभी भी क्या है अल्प प्राण है। अब महाप्राण की बात कर लेते हैं, तो दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा वर्ण कवर्ग से पवर्ग तक का। उसके साथ साथ 4 और सेट कर लेना है, तीनों स प्लस में ह। तो इस तरह से ये हो गए अल्प प्राण और महाप्राण। अब परिभाषा की ओर चलते हैं। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा है। इससे पहले सघोष अघोष जो था वो कंपन के आधार पर था, और अल्प प्राण महाप्राण जो है वो उच्चारण के अनुसार है। अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 20 होती है। अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ये सभी याद रखिएगा, कम से कम संख्या वाला तो जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या होता है? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण कवर्ग का, चवर्ग का उसी तरह पहला तीसरा पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और त द न प ब म य र ल व ये हो गया, इनकी संख्या 20। महाप्राण। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि अल्प प्राण से ज़्यादा समय लगता है, महाप्राण होता है, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 15 होती है। अल्प प्राण यानी कि अल्प मतलब कम, तो उसका संख्या ज़्यादा 20, और महा मतलब ज़्यादा, तो उसका संख्या कम 15। याद रखे हो जाएगा, 5 को कम है, ठीक ना, 5 को कम है अल्प प्राण से महाप्राण व्यंजनों की संख्या। इसमें क्या है? दूसरा और चौथा वर्ण कवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख और घ, चवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण छ और झ, उसी तरह टवर्ग का दूसरा चौथा, तवर्ग का और पवर्ग का, और फिर एक ढ। फिर तीनों स के साथ ह को ले लेना है, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा? महाप्राण में। अब जानते हैं अनुस्वार और बिंदु के बारे में। अनुस्वार जिन्हें बिंदु भी कहते हैं, अनुस्वार की परिभाषा के बारे में जानेंगे और वे क्या है।
तो बिंदु यानी कि अनुस्वार, वे शब्द जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होती है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और अतः इसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। इसको कभी कभी म और अन्य अक्षरों द्वारा भी लिखते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह अनुस्वार जैसे संभव, संजय, गणका इस तरह देख रहे हैं। पहले इस तरह से लिखा प्राचीन युग में, अब हम लोग जो इस तरह से अनुस्वार देकर ही काम चला लेते हैं सभी जगह, है ना। तो ये सभी अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे कि कंबल, इम्फाल इत्यादि देवनागरी में से उदाहरण स्वरूप पर क पर लगाने से क अनुस्वार लिखा जा सकता है।